नेक्स्ट देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या डिफाइन करता है, शायद तुम लोग को पता भी होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, उसका बेसिक्स तो 9th वगैरह में पढ़ा ही है, तो इतना तुम लोगों को आइडिया पहले से होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस चीज को डिफाइन करता है? इट डिफाइंस इनर्शिया। ये किसको डिफाइन करता है? इट डिफाइंस इनर्शिया। तो पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई ये इनर्शिया क्या होता है, राइट? तो चलो पहले तो हम लोग देखें कि भाई इनर्शिया को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इनर्शिया देखो, इनर्शिया ना किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है, इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो किसी भी एक्सटर्नल चेंज को अपोज करे। क्या करे? किसी भी एक्सटर्नल चेंज को अपोज करे, राइट? जैसे या हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन फिजिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर्शिया। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, राइट राइट। यदि हम उसको मूव कराने की कोशिश करें ना तो वो क्या करता है? उसको अपोज करता है। सिमिलरली कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कोई बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहता है, राइट? यदि हम उसको रोकना चाहें तो वो हमेशा उसको अपोज करेगा। इसी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, गाड़ी पहले रेस्ट में थी, राइट, और अचानक से चल पड़े, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा बॉडी पहले किस में था? रेस्ट में था। गाड़ी किस में थी? रेस्ट में। गाड़ी अचानक से चल पड़ी, बट हमारा बॉडी अभी भी क्या चाहता है? किस में रहना? रेस्ट में रहना चाहता है। तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम पीछे की तरफ आ गए। तो बेसिकली हम पीछे की तरफ नहीं आए, गाड़ी आगे चली गई, मेरा बॉडी अभी भी किस में था? रेस्ट में। वो अभी भी क्या चाहता है? रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करना। इसलिए हमें ऐसा फील होता है जैसे हम पीछे की तरफ आ गए। कोई अनदर एग्जांपल, जैसे कोई बॉडी है, जैसे कोई कार है, कार के अंदर हम बैठ जाए, कार कांस्टेंट वेलोसिटी इससे जा रही है और हम उसके अंदर बैठे हैं, अचानक से ब्रेक लगता है ना तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, राइट? हम क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वो ऐसा होता क्यों है? हमारा बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो अभी भी हम चाहेंगे उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने आप को मेंटेन रखना, बट गाड़ी में ब्रेक लगा, गाड़ी तो रुक गई, बट मेरा बॉडी अभी भी क्या चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है। इस वजह से हमें ऐसा फील होता है जैसे हम आगे की तरफ झुक गए, बट एक्चुअली हम आगे की तरफ झुकने का मतलब कि हमारा बॉडी अभी भी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है? तो ये क्या होता है? इनर्शिया होता है। सिमिलरली डायरेक्शन में भी होता है, यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारा बॉडी उसी डायरेक्शन में मेंटेन रखना चाहता है। लेकिन कार यदि घूमे, गाड़ी यदि घूमे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बाहर की तरफ आ गए। एक्चुअली हम बाहर की तरफ नहीं आए भाई, बॉडी मेरा ऐसे ये जा रही है, ये कार अचानक से लेफ्ट हो गई, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी चाहती है यहीं पे रहना, राइट? तो कार लेफ्ट हो गई इसलिए हमें ऐसा फील होता है जैसे हम एक तरफ को झुक गए, राइट? तो ये सारा सारा प्रॉपर्टी किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। याद करो काइनेमेटिक्स में भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई बलून है, उसमें एक स्टोन बंधा हुआ है, बलून जा रहा है ऊपर की तरफ किसी स्टेट पे, वहां से कोई स्टोन अनवाइंड हुआ, तो वो वहां से खुलने के बाद क्या होता था? वो सेम वेलोसिटी से ऊपर जाकर के नीचे आता था। तो वो भी क्या था? इनर्शिया का ही कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यूज कर रहे थे, राइट? डेफिनेशन लिखो तुम लोग इसका। इनर्शिया, inertia is property of a body. Definition लिखो। Inertia is property of a body. Inertia is property of a body by virtue of which it wants to continue its state of rest or motion. Its state of rest or motion. ठीक है? अब देखो,
इसमें हम लोग कुछ और भी चीज पहले सीखें, उसके बाद आएंगे आगे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। वैसे फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग अभी न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, राइट। तो पहले हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आएंगे किसमें, न्यूटन सेकंड लॉ। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है, इसमें यदि किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज पे यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, क्या हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो और यदि बॉडी पहले से रेस्ट में था, बॉडी पहले किस में था, रेस्ट में था, तो वो हमेशा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखेगा। दिस इज सिंपल क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स जीरो की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तो एक हम लोग देख रहे होंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग अलग अलग एक्सेस के अबाउट अलग अलग तरीके से नेट एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करेंगे। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, राइट, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में जैसे एक्स एक्सिस के अलावा पता चलेगा वो मोशन में है, राइट, एक्सेलरेट कर रहा है, बट वाई एक्सिस के अलावा पता चलेगा वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो वो जब हम लोग के सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे, राइट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है ना, ये क्या है, एक ब्लॉक है और इसको किसी सरफेस पे रखा, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास कुछ दिया, सपोज करो 10 kg इसका मास दे रखा है। कितना दिया है भाई, 10 kg दिया है, राइट। अब यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये पहला अब हम ये निकालना चाहते हैं बेसिकली कि ये जिस भी सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या काम करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। तो भाई एफबीडी में पहला क्या लगेगा, इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऐसे, दैट इज नॉर्मल फोर्स। और कोई कांटेक्ट फोर्स है क्या, नहीं है। और दूसरा क्या बचा, फील्ड फोर्स बचा, दैट इज व्हाट, वेट। तो वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच, 100 न्यूटन, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें तो देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। ये फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, राइट। ये अब बात आता है ये इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। तो देखो दो बॉडी जब एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे ना, तो कांटेक्ट पॉइंट पे जब एक दूसरे के ऊपर जो वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो भाई, ये नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सरफेस, अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी चीज क्या है, इसके ऊपर 100 न्यूटन का वेट एक्ट कर रहा है। कोई एक्सटर्नल फोर्स और है क्या इस पे, नहीं। तो यदि यह इक्विलिब्रियम में है, ये रुका हुआ है, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो चलो देखते हैं इस पे कौन कौन फोर्स है। एक तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना भाई, एन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स, 100। तो ये देखो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 100, सॉरी, एन ऊपर की तरफ और 100 न्यूटन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एन माइनस 100। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा, सिंपल सा, राइट। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं हम लोग। अब सपोज करो एक की जगह हम लोग दो ब्लॉक कंसीडर कर लें। ये 3 kg का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ। दूसरा ये 2 kg का एक ब्लॉक है, राइट। ये 2 kg का ब्लॉक और ये 3 kg का ब्लॉक, ठीक है। तो अब बताओ 2 kg ब्लॉक किसके साथ कांटेक्ट में है, 3 kg के साथ कांटेक्ट में है, जबकि 3 kg 2 kg एज वेल एज सरफेस दोनों के साथ कांटेक्ट में है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड नॉर्मल फोर्स, या बोलो फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ईच ऑफ द टू
between each of the two surfaces in contact. Each of the two surfaces in contact. मतलब ये दोनों surface contact में, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स, फिर ये दोनों surface भी contact में है तो इन दोनों के बीच का फोर्स. जल्दी ट्राई करो. टाइम 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है. हालांकि 10 सेकेंड से भी ज्यादा करना है. बच्चों हो गया, हो गया, हो गया. एलपीटी बनाना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. जब एलपीटी बनाना सीख चुके तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं भाई. 2 kg की बात करें तो 2 kg के ऊपर 3 kg ब्लॉक फोर्स लगाना होगा. नॉर्मल फोर्स कैसे? ऐसे N1, राइट. तुम चाहो तो अलग से बना लो, यदि तुम्हें इसमें दिक्कत हो तो एक ही में बना लेंगे. इसमें नॉर्मल फोर्स ऊपर N1, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना भाई? 20 न्यूटन. अब हम 3 kg की बात करें, किसकी बात करें? 3 kg ब्लॉक की बात करें तो चलो 3 kg ब्लॉक की बात कर बनाते हैं. 3 kg 2 kg पे जितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, 2 kg 3 kg पे भी उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. 3 kg और कहीं से कांटेक्ट में है क्या? है ना, ये सरफेस है तो सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा. कैसे अप्लाई करेगा? ऐसे अप्लाई करेगा ना, दैट इज इनटू. और क्या होगा? इसका वेट होगा हाउ मच? 30 न्यूटन, राइट. तो देखो अब हम लोग इसके मोशन की बात करें तो इस 2 kg की बात करो तो 2 kg पे देखो ऊपर की तरफ फोर्स कितना? N1, नीचे कितना? 20 न्यूटन. तो N1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है. और यदि हम लोग 3 kg की बात करें तो देखो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. पहला तो नेट फोर्स इक्वल 0 कर दो, राइट. सेकंड क्या कर सकते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दो, तो तुम्हें जैसे अच्छा लगे. अब इसकी बात करें तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्सेस हैं, N1 है और 30 है. तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? N1 + 30, राइट. अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है? N2, तो -N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0. अब देखो N1 हमें पता है यहाँ से, तो ये 20 + 30 -N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0. तो N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन, है ना. तो ये इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स आ गया, है ना. और इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स कितना है? N1 है. अच्छा, कई बार ना बच्चे जब वो एलबीडी बनाने लगते हैं और जब ये कैलकुलेशन करने लगते हैं ना तो वो वहाँ यहाँ पर आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं. पता चलेगा वो इसके ऊपर भी सोचने लग जाएंगे कि अच्छा ग्राउंड का भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, ग्राउंड का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा क्या. या फिर दूसरा, ये जब 3 kg ब्लॉक का को सॉल्व करने लगेंगे ना तो यहाँ पे भी वो डायरेक्टली 2 kg के वेट को अप्लाई करने लगते हैं. ऐसा नहीं करेंगे, राइट. हमें सिंपल सा क्या करना है कि एफबीडी बनाओ दोनों बॉडी का सेपरेटली. जितने भी नॉर्मल जितने भी फोर्सेस उस पे लग रहे हैं, जो सराउंडिंग लगा रहा है, वो सारे फोर्सेस को तुम इस पे डिनोट करो. तुम इस पे दिमाग में मत रखो कि इसको और 2 kg का कोई इफेक्ट लगेगा क्या, या और ऊपर कोई आ जाए उसका कोई इफेक्ट लगेगा क्या. हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं. सिंपल सा इससे एफबीडी बनाओ. एफबीडी के बाद जो भी हमें दिख रहा है फोर्सेस को, उसको नेट फोर्स को क्या करो? 0 कर दो. सिंपल से इस फंडे पे चलना है, सिंपल से इस कॉन्सेप्ट पे चलना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टू kg, 3 kg, 5 kg, ये 3 ब्लॉक्स हैं, राइट. नाउ फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन या फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ईच ऑफ द 2 ब्लॉक्स. फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ईच ऑफ द 2 ब्लॉक्स. जल्दी करो. देखो क्या करें, पहले एफबीडी बनाओ. सबसे पहला काम तो, राइट. अब जब एफबीडी बनाएंगे तो ये वाला ब्लॉक 2 kg, ये 3 kg और ये कितना है? 5 kg का ब्लॉक. इसमें नॉर्मल फोर्स 3 kg, इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ ऐसे. और वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच?
20 न्यूटन, ऐसे ही एक्ट करेगा, है ना। अब जितना नॉर्मल फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा उतना ही ये इस पे अप्लाई करेगा, इतनी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में N1, ये इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा N2, तो इतना ही फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में N2, ये जो सरफेस है वो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा, हाउ मच, N3, राइट। अब और क्या क्या है, इसका वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, जी का वैल्यू हम लोग कितना कंसीडर कर रहे हैं, 10 कंसीडर कर रहे हैं, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन, ये हो गया। अब आगे देखो, इस पे बात करो, ऊपर की तरफ फोर्स N1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों को सम अप कर रहे हैं तो N1 क्या मिल जाएगा हमें, 40 न्यूटन मिल जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करें तो देखो, नीचे N1 है, ऊपर N2 है, नेट फोर्स की यदि हम बात करें तो N1 + 30, N1 + 30 इक्वल्स क्या हो जाएगा, N2, N1 कितना है 40 है ना, तो ये 70, N2 का वैल्यू कितना आ गया, 70 न्यूटन आ गया, है ना। इसकी बात करें तो ऊपर N3 है, नीचे N2 और 50, तो ये N3 किसको बैलेंस करेगा, N2 + 50 को बैलेंस करेगा। N2 कितना है भाई, 70 है, तो 70 + 50 न्यूटन, यानी तुम्हें कितना सुनाई पड़े, कितना दिखा ये मिलेगा, ये 120 न्यूटन मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, ये किस स्फीयर है, राइट, क्या है ये स्फीयर, और ये दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में ऐसे रखा हुआ है, these are two inclined planes, right। ये जो प्लेन है, दिस इज मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री एंड दिस इज मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री, और इसका वेट दे रखा है 10 kg, है ना। मतलब जैसे ये दो इंक्लाइन प्लेन और इनके बीच में एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ कांटेक्ट में होगा, एक इस सरफेस के साथ, एक इस सरफेस के साथ। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन दिस स्फीयर बाय द टू प्लेन्स, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ये दोनों कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। देखो, सपोज करो ये जो सरफेस है ना, ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली सरफेस के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, ये N1, ठीक। सिमिलरली ये वाला जो प्लेन है, ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, वो सपोज करो यहाँ से सेंटर से ऐसे जा रहा है लाइक दिस, ये सपोज करो दिस इज व्हाट N2, और इनका वेट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना 100 न्यूटन, ठीक है। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो N1, N2, N3 ये सारा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक तो पता है यहाँ से इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो लामिस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं, लामिस थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, याद है वेक्टर में हम लोग लामिस थ्योरम सीखे थे, राइट। तो एक तो वो तरीका होगा, दूसरा सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो मेरे लिए एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखो, और ये मेरे लिए वाई एक्सिस, ठीक है। चलो हम लोग एंगल की बात करें, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर, अब देखो ये एंगल यदि 60 डिग्री है, ये एंगल यदि 60 डिग्री है, तो ये एंगल बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ऑब्वियसली, यस। अब ये एंगल यदि 60 डिग्री है, these two lines are perpendicular to each other, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा मेरे लिए, 30 डिग्री बचा। अब ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा 30, और ये 30 है, तो सॉल्व करोगे तो ये पता है कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, राइट। तो देखो N1 का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ जाएगा, कितना N1 cos 30 डिग्री, और N1 का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा,
N1 का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना, कितना हो जाएगा, N1 sin 30 डिग्री, राइट। सिमिलरली यदि हम N2 की बात करें तो N2 का एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, कितना होगा ये, N2 cos 60 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, N2 cos 6 सॉरी N2 sin 60 डिग्री, राइट। अब देखो यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो पहला तो तरीका कि नेट फोर्स निकाल के 0 कर दो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाले फोर्स को राइट वाला फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा, राइट। तो देखो इसमें इधर की तरफ कितना फोर्स जा रहा है, N2 cos 60 जा रहा है, और इधर की तरफ कितना जा रहा है, N1 cos 30 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, N1 cos 30। अब देखो cos 60 कितना होता है, हाफ, तो दिस इज N2/2, और ये हमें मिल जाएगा N1 √3/2, यानी N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, N1 √3, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम बात करते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग, तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाला जो ये फोर्स है ये किसको बैलेंस करेगा, नीचे वाले फोर्स को। तो देखो N1 sin 30 प्लस N2 sin 60 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 100। तो N1 sin 30 की बात करें तो sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, 1/2, प्लस N2 और sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इक्वल्स 100। तो N1 प्लस N2 √3 इक्वल्स 200, इक्वेशन नंबर 2। अब ये N2 का वैल्यू यहाँ पे ला करके रख दो, तो N1 प्लस N1 √3 into √3 क्या मिल जाएगा, 3 equals 200। So N1 equals what, 200/4, so this is 50 न्यूटन। ये मिला हमें N1 का वैल्यू। अब ये N1 ला करके यहाँ रख दो, then we will be getting N2 that is 50 √3 न्यूटन। ये हमें किसका वैल्यू मिला, N2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना 3 स्फीयर्स हैं और सारे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं, राइट। थोड़ा गड़बड़ बन गया ये थोड़ा स्फीयर की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको स्फीयर एज्यूम करना, ठीक है। तीनों का मास m है, राइट, एंड रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज r। अब यदि ये सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यदि हम लोग ऐसे सिस्टम को जैसे रखेंगे, ये क्या होगा, सब दूर दूर चला जाएगा, राइट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या किया, इस पे ऐसे फोर्स लगाया F, और एक फोर्स हमें इधर से भी लगाना होगा, इधर से दूसरा फोर्स लगा दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड F, राइट। अब क्वेश्चन देखो, ऑब्वियसली दोनों का F होना भी चाहिए, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F required, find the minimum value of F required to keep the system in equilibrium, to keep the system in equilibrium। जल्दी से ट्राई करो। देखो क्या होगा, पहले तो हम लोग इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है भाई, एफबीडी बनाना, बताते हैं एफबीडी एज यूजुअल। तो देखो क्या होगा, अब यदि हम एफबीडी की बात करें, कलर चेंज कर दें तो फोर्स अच्छे से दिखेगा, नहीं। देखो पहले तो हम देखें, चलो फोर्स ये वाला तीन स्फीयर दिख रहे हैं, 1 2 3। तो पहले हम देखें स्फीयर नंबर 1 किसके साथ कांटेक्ट में है, इधर से कांटेक्ट में है, तो ये इस पे कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, ऐसे एन दे लें, राइट।
ये इस पे कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ये भी एन ही करेगा, है ना। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ये ऐसे चला जाएगा, राइट। अच्छा, और इस पे कोई फोर्स है क्या? हाँ, ये है एन डैश। सिमिलरली ये इस पे कांटेक्ट फोर्स डेवलप करेगा, कैसे? ऐसे एन। ये इस पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे डेवलप करेगा, ये फिर ये इस पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे डेवलप करेगा, है ना। और वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हर के लिए। तो क्या हमें f निकालने, किसी भी एक स्फीयर को ले लें तो मेरा काम उससे बन जाएगा। अब देखो क्या होगा ना, ये सारा सिमेट्रिक है, तो हर दो के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। यदि तुम अनइक्वल करके भी देखोगे और यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ना इक्विलिब्रियम, तो वो n आपस में इक्वल ही आ जाएंगे, राइट। अब देखो इस ब्लॉक के, इस स्फीयर के हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस पे कौन कौन फोर्स है? F आगे, ये वाला नॉर्मल फोर्स इसके बीच में ऐसे, और इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, राइट। अच्छा, ये कैसा कैसा यदि हम इनके सारे सेंटर्स को आपस में मीट करा दें तो देखो ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, अच्छा ये सेपरेशन देखो क्या हो जाएगा भाई, सेंटर टू सेंटर मीट कराया है ना, वही तो लाइन है ये। तो ये देखो ये आर, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा? 2r। सिमिलरली ये 2r, ये 2r। तो ये बताओ ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सबके बीच का एंगल आपस में इक्वल होगा एंड दैट वुड बी 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये 60 डिग्री और ये नॉर्मल फोर्स जा रहा है मेरा, है ना। तो चलो देखते हैं जरा, ये 60 डिग्री, ये एंगल कितना है? ये कितना है? 90। तो ये मेरे पास कितना बचा? 30 ही बचा ना। तो n का दो कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा n cos 30 डिग्री, और n का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा कितना भाई? n sin 30 डिग्री। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या करेगा? इन दोनों को बैलेंस आउट करेगा, इन दोनों को क्या करेगा? बैलेंस आउट करेगा। तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा? n प्लस n sin 30, और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3n/2 हो जाएगा। अब हम बात करें इसकी, तो इस पे देखो ऐसे जाएगा n और एक गया नॉर्मल फोर्स ऐसे n, ठीक है। अब यहां से देखो हम लोग एंगल की चलो बात करें फिर से, तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री। तो देखो n का दो कंपोनेंट, एक n का कंपोनेंट इधर, हाउ मच? n cos 60 डिग्री, और एक सिमिलरली इस n का इधर कंपोनेंट n cos 60 डिग्री। दूसरा कंपोनेंट इन दोनों का वर्टिकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2n sin 60 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, एक होगा इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? mg। तो 2n sin 60 किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? बोलो जरा क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2n sin 60 किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो मिलेगा हमें n into √3 equals mg। तो n equals what? mg/√3। ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया। अब जब हमें n का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पे ला करके रख दें, क्या मिल जाएगा? 3mg/2√3। so this is what value of force। इतना फोर्स हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होगा टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये तो था हमारा नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलो हम लोग थोड़ा चेंज करें, कुछ रोप वगैरह लगाना चालू करें, स्ट्रिंग लेना चालू करें। ये 2 kg का एक ब्लॉक है, दिस इज a string, find tension in the string, 10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया किसी का? किसी का तो आया। सोनाक्षी, गुड। अरे इजी सा है ना, क्या करना है? एफबीडी तो बनाना है, एफबीडी बनाना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, काट दिया यहाँ से। ये टेंशन टी, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच? 20 न्यूटन। टेंशन किसको बैलेंस करेगा? 20 न्यूटन को बैलेंस करेगा, तो टी का वैल्यू कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। सो सिंपल। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
अब इसके लिए 15 सेकेंड 10 to 15 सेकेंड ऑफ टाइम बढ़ा दिया, राइट। दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg। अब देखो दो स्ट्रिंग है 1 और 2, तो ऑब्वियसली दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओहो किसी का तो आया। गुड। सोनाक्षी गलत आया तुम्हारा। देखो पहले यहाँ पे कट करें, यहाँ पे कट करें भाई, दो स्ट्रिंग। तो यहाँ टेंशन यदि मेरा T1 है तो यहाँ टेंशन T1 और क्या होगा, इसका वेट होगा 20 न्यूटन। यहाँ T1 तो यहाँ T2, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच 30 न्यूटन। तो देखो ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाला फोर्स। तो T1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, T1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। और T2 की बात करें तो T2 ऊपर, नीचे की तरफ दो फोर्स दिख रहा है, ये T1 दिख रहा है और 30 दिख रहा है, यानी कि T1 प्लस 30 ऊपर वाला फोर्स ये नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लिया। तो T1 कितना है भाई 20 है, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया। सिंपल। अब आगे अब कितने स्ट्रिंग्स हमें दिख रहे हैं, 3 स्ट्रिंग दिख रहे होंगे, है ना। फाइंड टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। Find tension in each of the string। तब तक से तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, तब तक से एक क्वेश्चन और बना लें। यानी ये क्वेश्चन बनाने तक तो तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। फाइंड T1 इन T2, ये क्वेश्चन हुआ। जवाब कुछ का तो आया। करेक्ट। बैलेंस करने का मतलब ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। या तो नेट फोर्स इक्वल 0 कर दो, या तो वन साइड का फोर्स इक्वल्स अनदर साइड का फोर्स, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो इसका विधि बनाए तो यहाँ कट किया टेंशन T1 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन। बच्चों को बहुत मजा आता है ये सब करने। यहाँ से कट किया टेंशन T2, अब क्या बचा इसके साथ वेट 30 न्यूटन। इसकी बात करें यहाँ टेंशन T3 वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन। तो अब सबसे पहले किसके इक्विलिब्रियम की बात करें, इसके, क्योंकि इसके यही है जो सिर्फ एक स्ट्रिंग से है, तो इसका निकालना हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी है। तो T1 किसको बैलेंस करेगा, देखो ऊपर वाला फोर्स किसको बैलेंस करेगा, नीचे वाले फोर्स को, है ना, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। तो T1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, T1 इक्वल्स आ जाएगा 20 न्यूटन। सिमिलरली 3 kg की बात करें तो ऊपर कितना फोर्स T2, राइट, और नीचे कौन कौन है 30 है और T1 है। तो T2 किसको किसको बैलेंस करेगा, T1 और 30 को। तो T1 प्लस 30, T1 का वैल्यू रख दो 50 न्यूटन हो गया। अब इसके बात करें, किसकी 5 kg ब्लॉक की बात करें तो ऊपर कितना भाई T3, नीचे कितना
50 और ये तो छूट रहा था T2, इन दोनों का समेशन T2 प्लस 50, T2 कितना 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया। तो ऐसे हमें क्या मिल गया T3 मिल गया, राइट। वो क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या तुम में से कोई है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? तुम में से किसी से ये क्वेश्चन निकला क्या, सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ? देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला लामिस थ्योरम सीखा है, चलो इस बार लामिस थ्योरम का भी अप्लाई करते हैं। एक बारी लामिस थ्योरम को बता भी देते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। जो लोग अटेंड नहीं किए थे उनके लिए भी हो जाएगा। देखो सपोज करो एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीन फोर्सेस निकल रहे हैं, F1 वेक्टर के टर्म में भी, क्योंकि भाई फोर्स भी एक्चुअली है क्या, फोर्स वेक्टर ही तो टर्म है ना, राइट। तो ये F1 F2 और F3, राइट। F1 के सामने का एंगल सपोज करो अल्फा है, F2 के सामने का एंगल क्या ले लें बीटा, और F3 के सामने का एंगल सपोज करो गामा है, ठीक। अब यदि इनका रिजल्टेंट जीरो है, यदि इनका रिजल्टेंट क्या है जीरो, तो क्या होगा F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स F2 अपॉन इसके सामने का एंगल कितना बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स F3 अपॉन इसके सामने का एंगल कितना भाई गामा, तो F3 अपॉन साइन गामा, राइट। यानी हर दो फोर्स के बीच में फोर्स कितना एंगल कितना है, पहले हमें ये वेरीफाई करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा, राइट। चलो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखो ये एंगल 30, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बच्चों 30, और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये तो 90 है, तो ये तो टोटल एंगल हमें मिला। अच्छा ये कितना है अभी 60, ये टेंशन T अज्यूम कर लें तो ये क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, और ये टेंशन T, तो ये टेंशन T। अच्छा T किसको बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन को, तो T इक्वल्स कितना आ गया 100 न्यूटन आ गया, दैट्स इट। अब चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री और ये एंगल कितना 90 है, तो ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये 90 है और ये 30 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120। अब जरा इसकी बात करें तो आई थिंक ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल कितने हैं 90 हो गए, एंड तीनों का समेशन क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, यानी ये कितना बचा 90 बचा। और दूसरा तुम ऐसे भी कैलकुलेट करके बोल सकते हो कि भाई तीनों का समेशन, ये पूरा जो एंगल होगा 360, इन दोनों का समेशन 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, राइट। चलो उसको अप्लाई करते हैं। पूरा सिस्टम किसमें है, पूरा सिस्टम किसमें है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, तो चलो ये लामिस थ्योरम अप्लाई कर दें, साइन रूल भी बोलते हैं इसको। तो T1 अपॉन इसके सामने का एंगल कितना है 150 ना, तो साइन 150 इक्वल्स T2, सॉरी यार ये T2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे T2 लिख देंगे इसको, है ना। तो T2 अपॉन साइन 150 इक्वल्स T1 अपॉन इसके सामने का एंगल 120, तो साइन 120 इक्वल्स T अपॉन इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा तो मैथ्स यहाँ तक को वैसे भी तुम लोग कंप्लीट कर ही चुके हो, साइन 150 हम लोग तो पढ़े ही थे बेसिक मैथ्स में। साइन 150 को लिख सकते हैं हम साइन 90 प्लस 60, यानी कि क्या मिल जाएगा cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये आ जाएगा T2 अपॉन हाफ इक्वल्स T1 साइन 90 प्लस 30 यानी कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये आ गया। अब T का वैल्यू तो हमें पता ही है 100, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, करेक्ट। अब इसको और इसको ले लें तो T2 आ जाएगा, इसको और इसको ले लें तो T1 आ जाएगा, ठीक है भाई, इसको और इसको पहले ले,
T1 इक्वल्स हो जाएगा 100 इंटू √3/2, सो दिस इज 50 √3 न्यूटन। ये आ गया। इसकी और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा। तो ये T1 और T2 का वैल्यू आ गया किससे, लामिस थ्योरम से। अच्छा तुम लोग चाहो तो इसको कंपोनेंट में भी लेकर के कर सकते हो। कंपोनेंट में कैसे करते हैं शॉर्ट में हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग पूरा सॉल्व कर लोगे। ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना हमें निकला है 30। पहले तो यार ये क्यों नहीं, तो सारा कुछ इसमें हॉट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या गया। ये देखो, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स F2 अप्लाई किया, राइट। और ये ब्लॉक है 10 kg का, और ये 10 kg ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स F1 एंड F2। ये F1 और F2 दे आर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट है, ये हॉरिजॉन्टली राइट है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। ये एंगल कितना है 45 डिग्री। उनमें से किसी को नहीं चमका, क्या करना है। देखो क्या है ना, फिर अगेन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को देख करके सॉल्यूशन खोजने की कोशिश मत करो। सिंपल सा काम, एफबीडी बनाओ ना, एफबीडी बनाते तुम्हें सब कुछ इसमें दिखेगा। देखो यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे आ जाए पहले तो इसकी यदि हम बात करें, यहाँ पे एफबीडी बनाए तो यहाँ टेंशन थी, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन, राइट। यहाँ टेंशन थी। अब देखो यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो T इक्वल्स क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। ये एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग में यदि हम यहाँ टेंशन T डैश एज्यूम कर लें तो यहाँ पे भी T डैश हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ से इसको आगे बढ़ा दें, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑब्वियसली क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो टी डैश का दो कंपोनेंट, टी डैश का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा कितना टी डैश cos 45 डिग्री, दूसरा इधर जाएगा टी डैश sin 45 डिग्री, नहीं। तो टी ये भाई इक्विलिब्रियम में है, तो अब इस पॉइंट पे हम बात करें तो ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, ये नीचे वाला फोर्स बैलेंस करेगा, यानी कि टी डैश cos 45 1/√2, यहाँ भी कह रहे हैं 1/√2 इक्वल्स किसके बराबर, टी के बराबर, और टी कितना है 100 न्यूटन है, तो इक्वल्स कर दिया 100। तो टी डैश इक्वल्स कितना हो गया 100√2 न्यूटन हो जाएगा। चमका यहाँ तक। अब देखो राइट साइड में फोर्स F2, इधर की तरफ टी डैश sin 45, यानी कि ये टी डैश 1/√2 टी डैश बाय √2 बोल सकते हैं इसको। तो F2 किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना। तो T2 को F2 को लिख दो ना, टी डैश बाय √2, अब टी डैश कितना है 100√2/√2, तो ये कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। तो F2 का ये वैल्यू आया, करेक्ट। अब हम आते हैं इसके पास, अब ये टी डैश है तो टी डैश का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ अगेन जाएगा कितना टी डैश cos 45 डिग्री। अच्छा ये किसको बैलेंस करेगा, F1 को बैलेंस करेगा, तो F1 इक्वल्स कितना होगा टी डैश cos 45 कितना 1/√2, टी डैश कितना हमें मालूम, टी डैश यहाँ पे मालूम 100√2/√2 कितना आ गया 100 न्यूटन। तो देखो F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अच्छा इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि फाइंड टेंशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग, तो वो टी डैश था, टी डैश कितना आया 100√2 न्यूटन आया। तो क्वेश्चन को बस दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश मत करो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन जब आता है तो बड़ा वाला दिमाग लगाने लगते हैं, बड़े वाले दिमाग की जरूरत नहीं है यार। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बिल्कुल बेसिक अप्रोच को फॉलो करो। देखो इसके सिवाय हम यहाँ पे कुछ भी नहीं किए, सिर्फ क्या किया, पहला एफबीडी बनाया, एफबीडी बना करके केवल नेट फोर्स को जीरो किया, और लेफ्ट वाले फोर्स को राइट वाले फोर्स से, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से, बस यही तो करना है ना।
ये देखो दो क्वेश्चन, ये ट्रायंगल शेप है, मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन क्या है, फिक्स है। यहाँ पे कैपिटल है मास, यहाँ पे स्मॉल है मास। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है। ये देखो ये स्ट्रिंग आया, ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे गया स्ट्रिंग, फिर ऐसे घूम करके यहाँ पर आया, राइट। इधर स्मॉल है, इधर स्मॉल है, और बीच में कैपिटल एम लगा हुआ है। किसी इंस्टेंट पे ये वर्टिकल एंगल थीटा, ये एंगल थीटा पे। क्वेश्चन लिखो, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही डायग्राम के लिए क्वेश्चन सेम है। If the mass system is in equilibrium, if the mass system is in equilibrium, find the ratio of capital M upon small m. यहाँ पे सिस्टम कौन बनेगा, ये दोनों मिलकर के बनेंगे, कैपिटल और स्मॉल एम। यहाँ पे कौन कौन बनेगा, ये और ये, तो ये तीनों मिलकर के सिस्टम बन रहे हैं। तो दो इसमें ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या करना है, m अपॉन n का रेशियो निकालना है। जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट। देखो पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, क्या करेंगे बताओ, क्या अप्रोच लगाएं। सबसे पहला काम एपीडी बनाना, ठीक, बिना टेंशन लिए सबसे पहला काम एपीडी बनाना। बनाते हैं। देखो स्मॉल एम की बात करें तो यहाँ टेंशन टी, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, यहाँ टेंशन टी तो यहाँ टेंशन टी, ये घूम करके इधर आया है तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। फिर इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच, एम जी, राइट। अब आगे की बात, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा एन, है ना। अब इसका कंपोनेंट लेना लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो देखो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना भाई, mg sin थीटा, राइट। अब देखो यदि ये कैपिटल M ब्लॉक, यदि ये कैपिटल M ब्लॉक किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाला फोर्स। ऊपर फोर्स कितना है, T, नीचे कितना है, mg sin थीटा, T equals mg sin थीटा, राइट। इक्वेशन 1। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें भी ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाला फोर्स। ऊपर कितना T, नीचे कितना mg, बहुत बढ़िया। T इक्वल्स mg, तो ये भी T और ये भी T, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर देते हैं। mg sin थीटा इक्वल्स क्या होगा, स्मॉल mg, चल रहा है, G से G कैंसिल, कैपिटल चल रहा है। म्यूट करो खुद को। 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, cosec थीटा। सो दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ m by n, ये यहां से निकलता है। सेम दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग फोकस करें, एफबीडी बनाओ। यहाँ टेंशन टी सपोज करो, देखो यही है ना, रो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ टेंशन टी, ये रो इधर आया तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये रो इधर चला गया तो यहाँ टेंशन टी, ये रो ऊपर आया और यही फिर इधर आ गया तो ये टेंशन टी, ये वेट mg, ये वेट mg। यहाँ हम टेंशन कुछ देखो, रूप बदला, रूप चेंज हुआ तो टेंशन चेंज हो जाएगा। यहाँ टी डैश सपोज कर लें तो यहाँ टी डैश वेट हो जाएगा mg, राइट। तो देखो यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो टी किसको बैलेंस कर रहा होगा, स्मॉल mg को बैलेंस कर रहा होगा, करा देते हैं। टी इक्वल्स mg, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये टी का ऊपर कंपोनेंट कितना जाएगा बच्चों, टी cos थीटा, इसका भी ऊपर कंपोनेंट टी cos थीटा, तो 2t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी डैश को। टी डैश किसके बराबर है, टी डैश है mg के बराबर, तो 2t cos थीटा इक्वल्स किसके बराबर, टी डैश के, और टी डैश किसके बराबर, mg के। बहुत बढ़िया। अब t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 स्मॉल mg cos थीटा इक्वल्स कैपिटल mg, जी कैंसिल, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो है।